साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो बायो का पेपर है उसके लिए अपन ने एक संकल्प 3.0 रिवीजन सीरीज चला रखी है, जिसके तहत आपने 2 यूनिटों का रिवीजन कर लिया, टेक्सोनोमी सीनियर यूनिट फर्स्ट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल यूनिट नंबर 2। आज अपन लेते हैं यूनिट 5 है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इस यूनिट के नोट्स जो ऐप पे हैं उसके तहत मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन 2 भागों में बटा हुआ है मैटर। अगर आप इस यूनिट को आरबीएससी या एनसीईआरटी किताब से टच करते हैं तो आरबीएससी जो है उसके अंदर आपकी पुरानी जो किताब चलती थी राजस्थान बोर्ड वाली, उसमें 35, 36 और 37वां चैप्टर है। और अगर एनसीईआरटी को तो आरबीएससी ना भी पढ़ो तो कम से कम एनसीईआरटी को जरूर एक बार रीडिंग मारो। जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है या अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। एनसीईआरटी का 5वां पार्ट और 7वां पार्ट क्लास 12th का। 7वां है आपके इवोल्यूशन से संबंधित, विकास से संबंधित, और 5वां है आपके जेनेटिक्स से संबंधित। उनको आप रीडिंग मार सकते हो। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन ने करवा रखे हैं, टेलीग्राम पे मैंने डाल रखे हैं इस यूनिट वाइज। हर यूनिट के यूनिट वाइज जो क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पे डाल रखे हैं। आप टेलीग्राम पे संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस लिखोगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में भी डाल दूंगा मैं टेलीग्राम का लिंक, जिससे आप उसको ज्वाइन कर पाओ। तो हर यूनिट जो रिवीजन होती है ना, उसके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चनों को एक बार आप वहाँ से सारे हैं वो डाउनलोड कर लो, अपने मोबाइल में रख लो या वहीं से देख लो डायरेक्ट, और उनको रिवाइज कर लोगे तो 5-7-10 मिनट में आपके यूनिट रिवाइज हो जाएगी और साथ में क्वेश्चन भी हो जाएंगे। इस यूनिट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी है, 50-60 क्वेश्चन, वो भी ऐप के ऊपर डाले हुए हैं। तो आप इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर उनको भी आप देख सकते हो। ऐप और टेलीग्राम दोनों को आप डाउनलोड करके रखिए। कोर्स लेना नहीं लेना, कुछ यूनिट लेनी आपकी मर्जी है, उस पर कोई बाध्यता नहीं है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी आती रहती हैं जो आपके काम की होती हैं, कारगर होती हैं, जिनमें पैसे नहीं लगते हैं। इस प्रकार की भी चीज़ें काम आ सकती हैं। तो टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन कर लेना। एप्लीकेशन गुरु प्रकाश द बायोलॉजी पॉइंट, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, उसको भी आप क्या करना, रजिस्टर्ड कर लेना उसमें। और आपका जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप उसको देख पाओ। चलो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 5 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अनुवांशिकी और आपके उद्विकास बोलो या विकास बोलो। सिलेबस दे रखा है यहाँ पे, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ये जो 4 टॉपिक हैं वो आपके एनसीईआरटी का 12वीं क्लास का 7वां पार्ट लगता है, इनमें 5वां पार्ट लगता है। और फिर आपके ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी एंड एविडेंस, उसके लिए आपको एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। उनका मिला के आरबीएससी, एनसीईआरटी और भी कोई आवश्यक चीज़ें मिला के तो अपन ने नोट्स बनाई रखे हैं। देखो शुरुआत की जाती है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। 2 शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, एक होता है हेरिडिटी, एक होता है वेरिएशन। अगर माता पिता से बच्चे में कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसको बोला जाता है क्या, हेरिडिटी या वंशागति। और माता पिता से बच्चों में जो गुण नहीं आते उसको क्या बोलते हैं, विभिन्नता या वेरिएशन। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो है आपके जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बराबर हेरिडिटी प्लस वेरिएशन, मतलब जो जो गुण माता पिता से बच्चे में चले गए वो, और जो जो गुण माता पिता से बच्चे में नहीं जा पाए वो, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, आपके जेनेटिक्स है। इसका प्रारंभ 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज हुई थी, उसके साथ हुआ था। मेंडल ने कुछ शब्द दिए थे, कुछ बातें बताई थी, उसके तहत अपन देखते हैं। मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए उनको 1866 के अंदर एक बुर्न शहर है उसमें एक पत्रिका में छपने के लिए भेज दिया। परंतु उस समय एक तो ये गणितीय डाटा थे सारे के सारे, और दूसरा वहाँ पर उस समय डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी मार्केट में प्रचलित थी, इसलिए मेंडल वाले जो नियम है उसको किसी ने समझा नहीं। 3 वैज्ञानिक आए थे 1900 के अंदर,
उन्होंने मेंडल के जैसे नियमों की पुनर्खोज करी अलग अलग प्लांट के ऊपर, तब जाकर मेंडल के नियमों को मान्यता मिली थी और लोगों ने ये समझा था कि ये जो नियम आज बताए जा रहे हैं ये 1866 में ही कोई व्यक्ति दे के चला गया था और वो था जॉन ग्रेगर मेंडल। 34 साल बाद में 3 वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने इनको एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। जेनेटिक शब्द का प्रयोग है सबसे पहले 1905 में बेटसन के द्वारा किया गया। जेनेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू बिकम और टू ग्रो। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को बोला गया है। मेंडल का जीवन परिचय 1822 में इसका जन्म हुआ था, 84 में मृत्यु हो गई थी, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। 1882 में जन्म हुआ 22 के अंदर। 1883 में ऑस्ट्रिया के बुर्न शहर में पादरी के रूप में उन्होंने कार्य किया, जहां पर उसको ग्रेगर की उपाधि मिली, ग्रेगर जॉन मेंडल नाम हो गया। 1857 से लेकर 1865 तक कुछ बुक अलग बताती हैं, यहां से ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है इसलिए इसको लोड नहीं लेना। लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने मठ पे उद्यान मठ है उस पर कार्य किया। उनको एक ही बात समझ में आई कि जिस प्रकार से एक पेड़ है, आम के पेड़ का बीज जब गिरता है तो उससे आम ही लगता है, नीम के पेड़ का बीज गिरता है तो उससे नीम ही लगता है, तो किस प्रकार कोई कारण ऐसा रहा होगा कि जिससे उस बीज के अंदर वो गुण हैं माता पिता के, वो गुण हैं उसके जो पूर्वज हैं, जिसके कारण से वैसा का वैसा पेड़ ग्रो कर जाता है। अगर बहुत सारे पेड़ों का एम्ब्रियो इकट्ठा किया जाए, भ्रूण इकट्ठा किया जाए तो लगभग सेम होता है, उसके बावजूद भी किस प्रकार से आम के बीज से आम का पेड़ ही लगेगा, चीकू के बीज से चीकू का पेड़ ही लगेगा, नींबू के बीज से नींबू का पेड़ ही लगेगा। तो ये क्या कारण है? तो कोई न कोई कारण इसमें रहा होगा। तो मेंडल ने इन कारणों का पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना चाहा और उसने कई पौधों के बारे में सोचा। अनायास ही उसे जल्दी ही एक प्लांट समझ में आ गया और वो प्लांट क्या था? उद्यान मटर था। वो क्या था? आपके उद्यान मटर था। उद्यान मटर का चुनाव करने के पीछे भी कारण क्या था? एक तो कम जगह लेता है, प्लांट छोटा है, 3-4 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है, साल में 2-3 पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, ऊंचाई कम है, नर मादा दोनों फ्लावर लगते हैं, इजीली इस पर आपके विपुंसन की प्रक्रिया करवाई जा सकती है, इमस्कुलेशन करवाया जा सकता है, टैगिंग कर सकते हैं और इजीली इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए इसने मटर का चुनाव किया था। बाइसेक्सुअल प्लांट था, नर मादा दोनों इस पे थे। मेंडल ने लगभग 34 विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया और 14 विपर्यासी लक्षण मतलब 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण अपने प्रयोग पर किए गए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रस्तुत किए गए। 8 मार्च 1865 को 1866 में यह प्रकाशित हुआ। प्रकाशित जो था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस प्रकार का उसने अपने जो मैटर था उसका हेडिंग रखा था और संख्या की ज़्यादा थी। बुक प्रकाशित नहीं हो पाई, उस समय लोगों का ध्यान ही नहीं गया, जो वैज्ञानिकों ने नहीं समझा, क्योंकि उस समय एक तो डार्विन की बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज खूब प्रचलन में थी और दूसरा क्या था उस समय ये गणितीय डाटा ज़्यादा थे कि 3:1 है, 3 लंबे हैं, 1 बोना है, तो ये लोगों के समझ में नहीं आया। 34 वर्षों के बाद में, मृत्यु के 16 वर्ष बाद में 1884 में इनकी मृत्यु हो गई और 3 वैज्ञानिक आए। हॉलैंड के ह्यूगो डिवरिस, जर्मनी के कार्ल कोरेंज और ऑस्ट्रिया के एरिक शेरमोक ने प्रकाशित करने के लिए 1900 में भेजे थे और इन लोगों ने पता चलाया कि जो 34 वर्ष पहले मेंडल एक्सपेरिमेंट करके गया था वही हमने अब किए। तो मेंडल की एक्सपेरिमेंट की पुनर्खोज करने वाले ये 3 वैज्ञानिक थे। कब? 1900 के अंदर, प्रॉपर 1900 के अंदर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे। कुछ शब्द हैं जिनको जानना जरूरी है यहाँ पर। एक होता है कारक, फैक्टर, ऐसे चीज़ें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। एक जीन है, डीएनए का एक पर्टिकुलर खंड जो किसी निश्चित कार्य के लिए जिम्मेदार होता है उसको जीन बोलते हैं। युग्म विकल्पी एलील, कोई भी कारक या जीन 2 से अधिक विकल्प, जैसे मटर पौधे के लिए जीन टी जीन है वो लंबेपन के लिए जिम्मेदार है, तो कैपिटल टी दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये स्मॉल टी और यहाँ पर आपके ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो 3 है ये क्या है? यहाँ पर युग्म विकल्पी है, एलील कहा जाता है, एलिलोमॉर्फ कहा जाता है। इसी प्रकार से लक्षण जो प्रकट होते हैं उनको लक्षण बोल सकते हैं, जैसे पुष्प का रंग है, बीज की आकृति है। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से होते हैं? जिनका प्रभाव नजर आता है। आपके रिसेसिव कैरेक्टर कौन से होते हैं? जिनका प्रभाव नजर नहीं आता। जैसे मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन में
कैपिटल टी, लंबाई पौधा नजर आएगा, बोना नजर नहीं आएगा, क्योंकि बोनेपन का प्रभाव दब गया। क्यों दबा? क्योंकि वो अप्रभावी लक्षण है। फिनोटाइप क्या होता है? जो डायरेक्ट अपने को देखने पर पता चल जाए कि पुष्प का रंग ऐसा है, लंबाई इतनी है, आपके तने की ऊंचाई कितनी है, मान लो लंबाई जो भी है, ये कैरेक्टर जो इजीली अपने को आंखों से देखने पर पता चले उसे बोलते हैं लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। और जिनके लिए जीन स्तर पे जाना पड़े कि लंबा तो है लेकिन ये शुद्ध लंबा नहीं है, बोना तो है, बोना शुद्ध ही होता है, बोना है लंबा शुद्ध नहीं है, या फिर कोई भी कैरेक्टर जिनको जीन तक जाना पड़े वो होते हैं आपके जीन प्रारूप या उनको बोलते हैं जीनोटाइप। तो मेंडल ने जीनोटाइप और आपके फिनोटाइप दो प्रकार के लक्षणों का क्या किया था? अध्ययन किया था। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। 34 लक्षण देखे, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का उसने चुनाव किया। प्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण, इसको आपको क्या करना है? किताब में अलग अलग तरीके से दे रखा है लेकिन आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से मैं याद करवा देता हूं आपको। सबसे पहले अपने को मटर का पेड़ लगाना है। क्या लेके आओगे आप? बीज लेके आओ, ठीक है। बीज लेके आए तो बीज का आकार गोल है, जुरीदार है। गोल अगर है तो प्रभावी, जुरीदार है तो क्या? अप्रभावी। सबसे पहले बीज का आकार, फिर बीज का क्या ले लिया? रंग ले लिया। रंग में अगर पीला है तो आपके प्रभावी लक्षण है और हरा है तो आपके क्या है? अप्रभावी लक्षण है। तने की ऊंचाई, लंबा है, प्रभावी लक्षण। बोना है, बीज के बाद में पेड़ लग गया, लगने के बाद क्या बढ़ा? तना बढ़ा, तो तने का एक कैरेक्टर ले लिया। तने के कैरेक्टर के बाद में किसका लिया अपने? पुष्प का कैरेक्टर लिया, क्योंकि फूल लगेंगे तो फूल का रंग बैंगनी है तो प्रभावी, सफेद है तो अप्रभावी। पुष्प की स्थिति कक्षीय है तो प्रभावी और शीर्षस्थ है तो अप्रभावी, मतलब शीर्ष पे है तो आपके अप्रभावी लक्षण है और साइडों में लगा हुआ है तो क्या है? आपके प्रभावी लक्षण है। पुष्प के बाद में क्या लगा? फली लगी, फल लगा तो फली का आकार है, फुली भी है तो प्रभावी लक्षण, सिकुड़ी भी है तो अप्रभावी लक्षण, और फली का रंग है वो हरा है और अप्रभावी लक्षण कैसा है? पीला। हरा पीला, पीला हरा में कंफ्यूजन होगा तो आप नॉर्मल बाजार से फली लाते हैं उसका कलर कैसा होता है? हरा। हरा प्रभावी है। इसका उल्टा कर दो कि बीज का कलर की बात आएगी तो पीला प्रभावी होगा, हरा अप्रभावी होगा। यहाँ पर करेक्टर की सीधी सीधी बात करें और यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस करें तो बीज के लक्षण कितने हैं? बीज के 2 लक्षण हैं, एक तने का लक्षण है, 2 पुष्प के लक्षण हैं और 2 आपके फली के लक्षण हैं। सबसे पहले आपने पेड़ में बीज लगाया, बीज बोया, बीज के 2 लक्षण, फिर लंबा बढ़ा तो तना हो गया, तने के बाद में क्या? पुष्प हो गया और पुष्प के बाद में फली या फल हो गया। कलर की बात करें तो कलर के 3 लक्षण हैं, बीज का रंग है, पुष्प का रंग है और आपके फली का रंग है। ये आपके 3 लक्षण हैं। वो किस प्रकार के हैं? वो आपके रंग के, ठीक है। आकार की बात करें तो आकार के 2 लक्षण हैं, बीज का आकार एक लक्षण है और आपके फली का आकार एक लक्षण है। इस प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न दिए जा सकते हैं। आरबीएससी की जो किताब है ना उसमें बीज पत्र दे रखा है, किसकी जगह? बीज के रंग की जगह, और बीज कवच दे रखा है पुष्प की जगह। बाकी सभी 5 जोड़े सेम हैं, इस प्रकार का है। तो अगर कोई इनमें ऑप्शन आए ना, सीधा आए तो एनसीईआरटी वाला ही करना है, पर अगर ऑप्शन ये वाले भी आ जाए तो इनको भी आपको कंसीडर करना है, मानते हुए चलना है। प्रेफरेंस एनसीईआरटी को देनी है क्योंकि वर्तमान में वही चल रही है। मेंडल ने अपने प्रयोग किए वो 3-4 प्रकार के थे, आपने को 2 ही पढ़ने ज़्यादातर, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड का मतलब एक लक्षण सारे प्रकट होंगे प्लांट में, परंतु देखना एक समय एक कोई है, बाकी को अवॉइड कर देना है। इसी प्रकार से द्विसंकर संकरण में 2 लक्षणों का प्रयोग करते हुए चलना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने 1-2 नियम दिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अनुसार, और वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अनुसार जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अनुसार जो नियम दिए वो 2 प्रकार के थे, प्रभाविता का नियम और दूसरा पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम और आपके सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, या आपके विसंयोजन का नियम यहाँ पे दिया था। इसे गैमेट की प्योरिटी का सिद्धांत भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत। और मेंडल का एक एक्सपेरिमेंट और था, स्वतंत्र अप्यून का नियम। ये स्वतंत्र अप्यून का नियम है वो उसके किससे? द्विसंकर संकरण के पर आधारित है। मतलब पहला नियम और दूसरा नियम आपको एक संकर संकरण पर आधारित है और तीसरा नियम आपके द्विसंकर संकरण पर आधारित है। मेंडल के 3 नियम याद रखने हैं आपको, प्रभाविता, पृथक्करण और आपके स्वतंत्र अप्यून का नियम। एकल संकर संकरण देखिए सबको आता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नर है, मादा है, लंबेपन का कैरेक्टर लिया है, जनक है, शुद्ध जनक है और शुद्ध, दोनों जनक शुद्ध है।
यहाँ से जब युग्मक बनेंगे तो कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल टी। जब क्रॉस करवाया जाएगा इसको बोलेंगे पर परागण। पर परागण क्यों बोला गया? क्योंकि अलग अलग पादप में है। अब आप सोचो कि यहाँ से जो नर और ये मादा लिया तो पुष्प के अंदर तो नर मादा दोनों हैं, तो इस पुष्प को क्या कर दिया, इसके मादा पोर्शन को हटा दिया, या नहीं हटाया तो यहाँ से परागकण ले लिए केवल, और इसके अंदर क्या कर दिया, नर नर हैं उनको हटा दिया। हटाने की प्रक्रिया आपके विपुंसन कहलाती है। यहाँ पर एक कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी आ गया। सारे पौधे लंबे लंबे क्यों नजर आए? क्योंकि लंबेपन के करेक्टर ने बोनेपन के करेक्टर को दबा दिया, क्योंकि लंबापन है वो आपके डोमिनेंट करेक्टर है, प्रभावी लक्षण है। ठीक है, इसमें स्वपरागण होने दिया, इन पौधों को अपने आप उगने दिया। तो देखा गया कि यहाँ पर दो प्रकार के गेमिट, कैपिटल टी, यहाँ पर जो स्वपरागण हुआ तो ये आपके चेकरबोर्ड बन गया। चेकरबोर्ड के अंदर नीचे की साइड में ये जो फीमेल का चिन्ह आता है, ऊपर की साइड में आपके मेल का चिन्ह आता है। तो इसके दो गेमिट ये हो गए और इसके दो गेमिट ये हो गए। स्थिति ये आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। F1 F2 PD आ गई। F1 और F2 PD निकालने के बाद में जो लक्षण प्रारूप निकल के आया F2 PD में वो क्या था, 3:1, मतलब 3 पौधे लंबे नजर आ रहे थे, एक पौधा कैसा आ रहा था, बोना। और जीन अनुपात कैसा आया, 1:2:1, मतलब एक पौधा था वो आपके शुद्ध लंबा, 2 पौधे थे आपके लंबे तो थे पर अशुद्ध थे, और एक पौधा कैसा था आपके बोना पौधा था। तो 1:2:1 आया था। F2 PD में स्वपरागण से छिपे लक्षणों का बाहर आना ही क्या है, पृथक्करण का नियम है। बिकॉज इसमें दोनों युग्मक पृथक होकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। देखो यहाँ पर इस इतने बात से क्या पता चलता है, इतनी बात से कि कैपिटल टी ने अपना प्रभाव दिखाया। ये नियम क्या है, पृथक्करण का नियम है कि जो शुद्ध जनकों के बीच में, गेमेटों के बीच में जब क्रॉस होगा तो प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखाएगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रभाविता का नियम। लेकिन जब उनको स्वपरागित होने दिया जाए, स्वतंत्र काम करने दिया जाए, तो F2 PD में बोना करेक्टर भी अपना प्रभाव दिखा देगा जैसे उसको मौका मिलता है। ये क्या हो गया, पृथक्करण का नियम। तो इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने 2 नियम दे दिए थे। ठीक है, ये कुछ आपके दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। लाल जो पुष्प हैं, गोल जो पुष्प हैं और जुरीदार पुष्प हैं, उनके बीच में सेम ही बात है। यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस, थर्ड लो स्वतंत्र अप्यून का नियम ये था। यहाँ पे 2 करेक्टर दिए गए, पीले पन का करेक्टर और गोल, मतलब बीज तो है क्या, बीज का आकार तो क्या है, गोल है, और बीज का रंग कैसा है, पीला है। तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर। इसी प्रकार से इसका जो अप्रभावी लक्षण हो गया हरा जुरीदार, कैपिटल की जगह आ जाएंगे स्मॉल। ठीक है, युग्मक बने क्योंकि डबल है तो डबल ही बनेंगे। क्रॉस पोलिनेशन करवाया गया तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर बना। F1 PD मतलब कैसा है, पीला गोल। पीला गोल क्यों आया, क्योंकि कैपिटल वाई ने स्मॉल वाई के करेक्टर को दबा दिया और कैपिटल आर ने क्या कर दिया, स्मॉल आर के करेक्टर को दबा दिया। इस प्रकार से बने। इनके बीच क्या बनाना है, इनके बीच आपको क्या करना है, अब देखो यहां पर जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा आप इस प्रकार से समझ लीजिए। देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब यहां से पहले तो गेमिट बनाने हैं अपने को 2 के जोड़े में, तो इसके साथ एक बार ये जोड़ दीजिए और इसके साथ एक बार ये जोड़ दीजिए। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद कैपिटल वाई वाला लफड़ा खत्म। अब स्मॉल वाई को ले लीजिए, इसके साथ ये और इसके साथ ये, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, इस प्रकार से आपके कितने बन गए, ये 4 गेमिट इधर बन गए, सेम के सेम 4 गेमिट इधर बन जाएंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। आप चेकर बोर्ड बनाओगे, इधर क्या लिखोगे, नीचे की साइड में फीमेल का साइन आएगा, ऊपर की साइड में मेल का साइन आएगा। आप इसको क्रॉस करोगे, इस प्रकार की स्थितियां बनेगी, ये चेकर बोर्ड बनेगा। ये आपको खैर आता ही है पर मैं थोड़ा सा आपको इजीली आपको करवा दूं। आप यहाँ पे लिख सकते हो कैपिटल वाई, इस दोनों को जोड़ना है, कैपिटल वाई कैपिटल आई स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, आप अब यहाँ पर क्या करोगे, त्रिभुज बनाओगे। त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ से
इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा, ये वाली स्थिति, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे के सारे एक होंगे इस प्रकार से जो बना रखे हैं, मतलब पीले और गोल इस प्रकार के, ये जो बना हुआ है यहाँ पे ये पीले और गोल बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक त्रिभुज आपको यहां से बना लेना है, ये वाला यहाँ पे एक है ना, ये वाला, ये ट्रायंगल बनेगा हरे और गोल का, 3 ही होंगे और लास्ट में हरा और जूरीदार बच जाएंगे। वो 3 है वो आपके पीले और जूरीदार, ए बे और से यहाँ पे चित्र में आपको इजीली जो दिखा रखे हैं। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगाना नहीं क्योंकि सरल टॉपिक है, आपने अब तक पढ़ा हुआ है इसलिए मैं समय नहीं लगा रहा हूँ। इस प्रकार से बन जाएंगे। लक्षण प्रारूप देखेंगे तो आएगा 9:3:3:1 रट लो, 9:3:3:1 और जीन प्रारूप रट लो 12:24:12:1, 12:24:12:1, 12:24:12:1। अब यहाँ पर जो ये 9 है ना, 9 के टुकड़े करेंगे तो 1 2 2 4, 12:24 आएगा 9 का, 3 का आएगा ये 1 2, फिर 3 का आएगा 1 2 और लास्ट वाले का 1, मतलब 12:24:12:1। ये आपके क्या हो गया, जीन प्रारूप हो गया। पीले गोल कितने हैं, एक वाला है कैरेक्टर, शुद्ध पीला गोल, अशुद्ध पीला ये वाला कैरेक्टर और अशुद्ध पीला ये 4 7 8 9, ये सब बता रखा है कुछ आपको 9 का लक्षण, फिर 3 का बता रखा है, फिर 3 का और फिर आपके 1 का बता रखा है। ये कंप्लीट चीजें हो गई। इसके आधार पर लॉ ऑफ डोमिनेंस आया था कि F1PD में वही लक्षण प्रकट होते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं। फिर आया था आपका सेग्रीगेशन का नियम, पृथक्करण का नियम कि कितने ही F1PD में प्रकट हो, लेकिन जब F2PD में वो लक्षण भी प्रकट होंगे जो कि F1PD में दब गए थे। दब इसलिए गए थे क्योंकि उसको मौका नहीं मिला था, जैसे ही मौका मिलेगा, स्वतंत्र काम करने का मौका मिलेगा तो वो भी लक्षण प्रकट होते हैं। ये आ गया था आपके 2। स्वतंत्र प्यून का नियम है वो द्विसंकर संकरण के आधारित है। उस वाले लक्षण में ये बता रखा है, स्वतंत्र प्यून का नियम इतना ही बताता है कि जैसे एक स्थिति देखो, मान लो ये स्थिति है कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ये कैरेक्टर है गोल है, ये कैरेक्टर आपके कैसा है, पीला है। और स्थिति देखो इस प्रकार की स्थिति है, ये फिर भी गोल है, ये अब क्या है, अब आपकी हरा कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब इस कैरेक्टर ने इस कैरेक्टर को नहीं दबाया, एक लक्षण ने दूसरे लक्षण को बिल्कुल नहीं छेड़ा, तो इसके कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जब द्विसंकर संकरण करते हैं तो एक लक्षण स्वतंत्र काम करता है, दूसरा लक्षण स्वतंत्र काम करता है, किसी का प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता। एक लक्षण के प्रभावी और अप्रभावी का पड़ जाता है, ये मेंडल ने बताया था। मेंडल के बाद में कई अपवाद आए थे, वो बाद की बात है, लेकिन मेंडल ने ये बात बताई थी। इस प्रकार से जो उसे बोलेंगे स्वतंत्र अप्यून का नियम। एक आता है बैक क्रॉस और एक आता है टेस्ट क्रॉस। देखो ये आपने जो करवाया क्रॉस, एकल संकर संकरण, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहां से कैपिटल टी आया, स्मॉल टी आया, टी कैपिटल टी और स्मॉल टी F1PD में। अगर F1PD का क्रॉस किसी भी एक जनक के साथ करवाते हैं उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। और अगर F1PD का जो क्रॉस है, F1PD का क्रॉस केवल और केवल अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं, अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, टेस्ट क्रॉस। तो ऐसा कह सकते हैं कि सारे टेस्ट क्रॉस क्या होते हैं, बैक क्रॉस होते हैं, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। इजी बात है, सारे के सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं क्योंकि F1PD का किससे करवा रहे क्रॉस, अप्रभावी लक्षण से, और ऐसा है उसके अंदर बैक में। लेकिन सारे के सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं क्योंकि यहां पर तो प्रभावी लक्षण के साथ भी क्रॉस करवाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्ट क्रॉस में लक्षण प्रारूप क्या होगा, 1:1 होगा टेस्ट क्रॉस में।
और जीन प्रारूप भी क्या होगा, 1:1 होगा। कब? जब आप एकल संकर संकरण कर रहे हो। अगर आप द्विसंकर संकरण कर रहे हो तो जो क्रॉस आ जाएगा 1:1:1:1 आ जाएगा। 4 बार 1 लगाना है और एकल संकर में 2 बार आपके 1 लगाना है। ठीक है, ये मेंडल के जो नियम है उसका मैटर था। मेंडल के नियम के कुछ अपवाद और डेविएशन कि मेंडल के नियम को जो फॉलो नहीं करते, क्या बात है? अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो गुल अब्बास, स्नेप ड्रैगन, मिराबिलिस जलापा, इन सब के अंदर देखा गया था। एक है आपके सह प्रभाविता, मवेशियों के अंदर त्वचा का रंग है, ब्लड ग्रुप है। बहुविकल्पी, मल्टीपल एलिल, लीथल जीन, है ना, बहु प्रभाविता और आपके बहुजीनी, इस प्रकार से कुछ था। देखो एक एक करके। सबसे पहले क्या है आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस, गुल अब्बास, 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, मिराबिलिस जलापा भी कहा जाता है, स्नेप ड्रैगन भी बोलते हैं, एंटीराइनम, ये 4 प्रकार के नाम है, इसके याद रखना। 4 o'clock प्लांट मतलब लगभग 4 बजे इसके फ्लावर खिलते हैं, ऐसा कुछ है। इसमें देखो लाल पुष्प का जब सफेद पुष्प से क्रॉस करवाया, F1PD में सारे के सारे पुष्प कैसा आए, आपके गुलाबी आए। जबकि आना क्या चाहिए था, मेंडल के हिसाब से क्या आना चाहिए था, लाल ही आना चाहिए था, ये दब जाना चाहिए था, लेकिन दबा नहीं, ना तो लाल आया ना क्या आया, सफेद आया, दोनों का मिक्स क्या बनता है, गुलाबी। तो अपूर्ण प्रभाविता मतलब ये भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया पूरा और ये भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया, इसे बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनको जब क्रॉस करवाया गया तो F1PD में देखा गया, F2PD में देखा गया कि लक्षण प्रारूप कैसा आया, 1:2:1, मतलब एक तो लाल है, 2 आपके गुलाबी हैं और एक क्या है आपके सफेद, इस प्रकार का आता है। ठीक है, और आपके जीन प्रारूप भी कैसा है, वो भी वैसा ही है, 1:2:1। तो ये जो क्या है मेंडल के नियम का अपवाद हो गया, मेंडल ने बताया ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये है आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक होता है कोडोमिनेंस, मवेशियों में क्या है, त्वचा का रंग है, लाल रंग की त्वचा और सफेद रंग की त्वचा। फिर देखा गया चितकबरा, आपने कई बकरियां देखी होंगी, कई भेड़ देखी होगी, है ना, एक कलर की है और बीच बीच में क्या उसके चकते हैं, अलग कलर है। गायें देखी होंगी इस प्रकार की। इसका मतलब जो क्रॉस हुआ होगा तो चितकबरी कंडीशन आ गई, मतलब सह प्रभाविता, इसने भी अपना प्रभाव दिखा दिया और इसने भी अपना प्रभाव दिखा दिया, उसको बोला गया कोडोमिनेंस। और जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप है 1:2:1, जो यहां पर बराबर निकल के आता है। बहुविकल्पी एलिल, मानव रक्त का जीन का नाम क्या है, आई, एग्लूटेशन, इससे मतलब निकलता है आई के 3 क्या है आपके एलिल हैं, IA है, I0B बोल दो और I0 या ये स्मॉल आई बोल सकते हो, मतलब ये 3 इसके क्या हो गए एलिल हो गए, IA, IB और आपके स्मॉल आई, ऐसा बोल दो चाहे तो। ठीक है, पिताजी का ब्लड ग्रुप IA मानो, माताजी का ब्लड ग्रुप अगर I है तो संतति का कैसा होगा, IA, मतलब रक्त समूह A निकल के आता है। ऐसे ही AB का, यहाँ पे AB मतलब ब्लड ग्रुप कैसा आ गया, AB, ये भी आपके सह प्रभाविता का उदाहरण है। पिता का ब्लड ग्रुप A है, माता का ब्लड ग्रुप B है, या पिता का ब्लड ग्रुप B है, माता का ब्लड ग्रुप A है और बच्चे का AB आ जाए, मतलब दोनों अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए, दोनों का प्रभाव आ गया, इसे बोला गया सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। इस प्रकार से टेबल बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, बहुविकल्पी, है ना, मल्टीपल एलिल स्थिति है। यहाँ पे ये वाली स्थिति सारी बता रखी है। ब्लड लीथल जीन, घातक जीन, एल क्रेनोथ ने बताया 1905 में, त्वचा का रंग किसमें, चूहे में, घातक जीन। देखो नर है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मादा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो यहाँ पर जनक हो गए, वो यहाँ पर क्या हो गए आपके जो संतति है, यहाँ पे युग्मक आ गए। क्रॉस करवाया गया तो यहाँ पे देखा गया कि कैपिटल वाई इससे क्रॉस करवाने पर स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये क्या है आपके कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये जीने की संभावना बहुत कम है, मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, तो अगली पीढ़ी का अनुपात क्या आ जाएगा, केवल 2:1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाली स्थितियां पैदा होंगी।
क्योंकि इसके अंदर देखो कैपिटल वाई दोनों मात्रा क्या है, वो पीला होगा और वो घातक होगा। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई ही पार पड़ेगी, कैपिटल वाई भूरा ये नहीं पार पड़ेगी। किसमें? चूहे में त्वचा का रंग। तो चूहे में त्वचा का रंग अगर पीला और भूरा ही होगा, ये वाला पीला कैपिटल वाई दोनों साथ आते ही क्या हो जाएगा, वो चूहा मर जाएगा, उसकी संतति आगे चलेगी नहीं। तो यहाँ पर कैपिटल वाई क्या हो गया, एक तरीके से लिथल जीन हो गया, घातक जीन हो गया। ये आरबीएससी की किताब में मैटर दे रखा है, आपके एनसीईआरटी में इतना है भी नहीं। बहुप्रभाविता, ड्रोसोफिला में सफेद आंख वाला जीन सफेद आंख के लिए काम करने के साथ साथ पंखों की आकृति, उदर की आकृति, मतलब अगर एक जीन एक से ज्यादा काम करता है तो उसको बोलते हैं बहुप्रभाविता। सिकल सेल एनीमिया, प्रभावी में आदमी जिंदा नहीं, अप्रभावी में वाहक होगा। यहाँ पे बहुजीनी। मानव में त्वचा का रंग 3 जीन जिम्मेदार हैं, ए बी सी। त्वचा का हल्का रंग, मतलब मानव में त्वचा रंग के रंग के लिए कोई एक जीन जिम्मेदार नहीं है। तो दो बातें होती हैं, अगर किसी एक जीन के द्वारा कई काम करे जाते हैं, कई एलील हैं उसके, तो वो तो क्या हो गया, बहुजीनी। और अगर कई के कारण से एक प्रभावित होता है तो वो आपके बहुजीनी, मतलब त्वचा का रंग आ गया। उसमें 3 जीन हो गए, वो मिलकर क्या करते हैं, एक कैरेक्टर को शो करते हैं। और कई की बार क्या होता है, एक ही जीन से कई काम किए जाते हैं। तो एक कंडीशन ये, जीन एक है काम अनेक है, एक है कई जीन है फिर एक काम है, दो बातें अलग अलग हो गई। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है हर बार घूम फिर के। देखो मेंडल वाले जो यूनिट है उसके अंदर एक तो जो है ना मेंडल के नियम, जो आपके मेंडल ने जो 7 जोड़ी लक्षण चुनाव के, उनमें से घुमा फिरा के कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही है, तो उसको थोड़ा सा ढंग से देख लेना। एक ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला है, यहाँ पे अलग टॉपिक दे रखा, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। मानव के अंदर कितने 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम कितने 44 हैं, और लिंग गुणसूत्र कितने हैं 2 हैं। नर के अंदर 44, मादा में 44, लेकिन लिंग गुणसूत्र जो है वो आपके नर के अंदर कैसा है, XY है, और मादा के अंदर XX है। विषम युग्मी की कंडीशन किस में है, आपके मादा के अंदर है। पुरुष और आपके महिला 44 प्लस XY पुरुष है, 44 प्लस XX आपके महिला है। जब अगली पीढ़ी में जाएंगे युग्मक बढ़ेंगे तो महिला का जो है सेम है, तो 22 प्लस X ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर 22 प्लस X या 22 प्लस Y कोई एक कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पर देखो पूरा 22 प्लस X या 22 प्लस Y, और यहाँ पर 22 प्लस X आ गया। जब क्रॉस करवाओगे तो यहाँ पर XX जो होगा वो आ जाएगी आपके फीमेल, और ये जो हो जाएगा आपके मेल आ जाएगा। इसके क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको कर लेने हैं। एक होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। 3 वैज्ञानिक आए थे, तीनों ने प्रयोग किए थे। जो एक्सपेरिमेंट निकले थे वो मेंडल वाले ही थे। 1900 में मेंडल ने नियमों की पुनः खोज करी। 1902 में सटन व बोवेरी ने क्या दिया था, क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है फिर, कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दी गई थी, सटन व बोवेरी के द्वारा। इन्होंने बताया कि मेंडल आनुवंशिकता के लिए जिन कारकों की बात करते हैं, मेंडल कारक की बात कर रहा था, रियल में वो कारक क्या है, गुणसूत्रों पर ही प्रेजेंट होते हैं। 1909 में जॉनसन ने कारक के स्थान पर जीन शब्द का उपयोग किया, और सटन व बावेरी ने ये बात इसलिए बता दी क्योंकि उस समय तक अच्छे माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी, तो सेल डिवीजन को क्या किया जा सकता था, अच्छे से देखा जा सकता है। ये विशिष्ट जीन विशिष्ट क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। ये आपके 1933 में थॉमस हंट मॉर्गन ने सिद्धांत का समर्थन किया। जीन और क्रोमोसोम के बारे में बता रखा है यहाँ पर कि जीन भी जोड़े होते हैं, गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं, युग्मक निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं, और यहाँ भी एक कंडीशन होती है, एक जोड़ा एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं, और अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित यहाँ पे हो रखे हैं। ये 2 प्रकार की संभावना यहाँ पे दे रखी होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और आपके टिलोफेज। G1S G2 फेज होती हैं, फिर प्रोफेज फर्स्ट है, मेटाफेज फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट है, टिलोफेज फर्स्ट है। फिर अगली कंडीशन क्या आएगी, प्रोफेज सेकंड है, मेटाफेज सेकंड है, एनाफेज सेकंड है, और आपके टिलोफेज कंडीशन यहाँ पे बता रखी हैं। ये यहाँ पे पूरी पूरी G1 और G2 और उसकी संभावनाएं बता रखी हैं, एनसीईआरटी में इजीली दे रखा है, आप इसको कर सकते हो। TH मॉर्गन ने वंशागति गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया। गुणसूत्रीय सिद्धांत का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया, ये आंसर आ जाएगा आपका TH मॉर्गन। किस पे किया, ड्रोसोफिला नामक जो है फल मक्खी, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर किया था। संलग्नता और जीन विनिमय, संलग्नता और आपके जीन विनिमय, 2 बातें। संलग्नता को इंग्लिश में बोलते हैं लिंकेज, और जीन विनिमय को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, यहाँ पे संलग्नता मेंडल के द्विसंकर संकरण का अपवाद है। मेंडल के एकल संकर संकरण के अपवाद अभी बात करी थी अपन ने, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, और मेंडल के द्विसंकर संकरण का अपवाद क्या है आपके, वो है संलग्नता।
नॉर्मल अनुपात क्या आना चाहिए, 9:3:3:3:1, है ना। ऐसा जनक था ही 9 के जैसे जनक थे नर अक्सर, और एक ये मादा। तो लगभग जो 62.5% कैसा करेक्टर होना चाहिए, जनकीय प्रकार का होना चाहिए, और बाकी 37.5% ये आपके रिकॉम्बिनेशन में आना चाहिए। मेंडल तो ये बात बता रहा था। ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, ये बात भी याद रख लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट सिंपल सा आपके समझ में आ जाएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो यहाँ पे जो ड्रोसो मक्खी को ले रखा है, डब्लू सफेद, पंख 1 मिनिएचर, और यहाँ पर मतलब सफेद व्हाइट, और एम का मतलब मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब छोटे पंख। तो ये नर है मादा है, और ये आपके नर है। 2 प्रकार के जनक हो गए, जोड़े में गुणसूत्र हो गए। तो यहाँ पर एक ये 2 जीन हैं, उनकी स्थितियां हैं यहाँ पे, ये वाली स्थिति डब्लू और एम। ये क्या है, जनकीय प्रकार है, वन्य प्रकार है, और ये नॉर्मल मक्खी है। यहाँ से सेम प्रकार का जनक आ जाएगा, युग्मक आ जाएगा, यहाँ से दोनों अलग अलग प्रकार के युग्मक आएंगे। तो इस प्रकार का युग्मक आएगा, जब इनको क्रॉस करवाया जाएगा तो F1PD आएगी। F1PD को आगे क्रॉस करवाना चाहोगे आप, तो यहाँ पर F2PD सेम का सेम वही क्रॉस है जो आपके द्विसंकर संकरण या एकल संकर संकरण वाला था। क्रॉस आप आराम से कर लोगे, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा तो था एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर आपके 62.5% ही है, और ये संभावना कितनी बन सकती है, 37.5%। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर देखो आप, पहले एग्जाम्पल में और दूसरे एग्जाम्पल में क्या देखोगे, यहाँ पर W और M के बीच में कितना, मतलब जीन के बीच में दूरी कितनी है। यहाँ पर क्या है, Y और W के बीच में, मतलब जीन के बीच में दूरी कम है। तो अगर जीनों के बीच में दूरी कम होगी, सिंपल सी बात है, जीनों के बीच में दूरी कम होगी तो संलग्नता ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब 2 दोस्त हैं और पास पास रहेंगे, तो इसका मतलब उनमें लिंकेज ज़्यादा रहेगा। उनमें दूरियां बढ़ गई तो दूसरों के साथ जुड़ने की संभावना बढ़ जाएंगी, मतलब क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। पास पास में है तो साथ साथ जाएंगे, दूर दूर है तो दूसरे के साथ जाने की संभावना बढ़ जाती है, उसको क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर जनकीय प्रकार 98.7% है, और आपके चेंजेस कितना हुआ, केवल 1.3%। क्यों ऐसा, क्योंकि जीन कितने हैं, पास पास में। तो जैसे पास पास में वैसे पास पास में अगली पीढ़ी में जाने की संभावना होती है। भाई 2 जीन जितने पास होंगे ना, उनका उतनी कंडीशन में अगली पीढ़ी में जाने की संभावना ज़्यादा होगी। और 2 जीन दूरी दूरी पर होंगे ना, 2 जीन यहाँ पर हैं, तो अगली पीढ़ी में इनके साथ साथ जाने की संभावना कम है, बजाय उनके जो 2 जीन यहाँ पर है। तो संलग्नता और जीन विनिमय की बात आ गई, यहाँ पर ये बातें समझ में आ जाएंगी। देखो, संलग्नता अनुक्रमानुपाती 1 दूरी, मतलब दूरी बढ़ेगी तो संलग्नता कम होगी, और लिंकेज कम होगा, इसका मतलब दूरी ज़्यादा है। इसी प्रकार से संलग्नता कम, दूरी ज़्यादा होगी, संलग्नता ज़्यादा, दूरी कम होगी। जीन विनिमय अगर ज़्यादा होगा तो क्यों हो रहा है, क्योंकि दूरी ज़्यादा है, और जीन विनिमय कम हो रहा है, इसका मतलब दूरी कम है। ये पूरा का पूरा आपके 5वां पार्ट है। पढ़ने को चाहे जितनी चीजें हैं कितनी पढ़ लो चाहे, परंतु अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो 5वें पार्ट को आप ढंग से रीडिंग मार दोगे लाइन टू लाइन, और उसका सार 35, 36, 37वां पार्ट आरबीएससी का, उन सब का मैटर यहाँ पे डाल के ये 2 बातें बना रखी है। अब अपन आगे चलते हैं। अगर इसके बाद में आपका जो मैटर है वो देखो, यहाँ पे टेस्ट भी डाल रखा है इसका, कुछ क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, PYQ भी डाल रखे हैं, इनको भी अपन देखते हैं। पर उससे पहले अपन देख लेते हैं इसका इवोल्यूशन पोर्शन। ये था जेनेटिक्स वाला मैटर, और जेनेटिक्स वाले मैटर के बाद में आपका आता है आपके जो इवोल्यूशन उद्विकास विकास। एनसीईआरटी किताब को बात करोगे तो यहाँ पर जो 7वां पार्ट है क्लास 12th का, वो एनसीईआरटी यहाँ पे टच करती है। रिकॉम्बिनेशन मैप किसने दिया था, वो यहाँ पे मॉर्गन, शिष्य अल्फ्रेड स्टीवर्ट था, यहाँ पे मॉर्गन ने दिया था। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करें, फादर ऑफ मेडिसिन साइंस हिपोक्रेटस, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी गेलेन था, कुछ बातें हैं यहाँ पे। फादर ऑफ पेलियोनोटोलॉजी लियोनार्डो विस्की, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क व ट्रेविनोसर ने किया था। ये कुछ बातें हैं यहाँ पे काम आती हैं। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज है यहाँ पे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए आए थी बिग बैंग परिकल्पना,
ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था, टेम्परेचर कम हुआ, हीलियम व हाइड्रोजन गैसें बनी, जल वाष्प है वो ठंडी हुई और आकाशगंगा बनी। सबसे पहले जो गैलेक्सी मिल्की वे नामक यहाँ पे जो बनी थी। होम्योस्टेटिस शब्द प्रयोग वाटर कैनन के द्वारा। एक आता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ईश्वर ने 6 दिनों में प्रकृति का निर्माण किया था, ये थ्योरी आई थी, फादर सुरेश के द्वारा दी गई थी। स्पोर सिद्धांत रिस्टर के द्वारा। समुद्र जल से जीवन उत्पन्न हुआ, ये बात बताई गई थी थेल्स के लिए, थेल्स ने बताई थी। वायु से सभी जीव उत्पन्न हुए हैं, ये बताया था एनोक्सीमेनीज ने बताया था। निर्जीव पदार्थों से स्वतः जीव उत्पन्न हो गए, ये बताया था वॉन हेलमोंट ने बताया था। उपरोक्त सभी सिद्धांत स्वतः जनन सिद्धांत या अजीवात जनन एबायोजेनेसिस मतलब अपने आप ही जीव पैदा हो गए थे, इस बात को प्रमाणित करते थे। हार्वे ने प्रमुखतः अजीवात जनन का खंडन किया और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस प्रस्तुत की। रेडी पाश्चर ने बायोजेनेसिस को सिद्ध किया था। रेडी का प्रयोग किया था कि उबली हुई मछली को तीन जार लिए, 3 जार में उबली हुई मछली को रखा, एक जार को खुला रखा, एक के ऊपर परचमेंट पेपर लगा दिया और एक के ऊपर कपड़ा बांध दिया था। बाद में देखा था किसके अंदर किस प्रकार के ज़्यादा आपके जीवाणु या आपके ज़्यादा बैक्टीरिया या तैयार हो गए थे। पाश्चर शक्कर का ईस्ट घोल, प्लास की नली का सीधी किण्वन और नली का मुड़ी भी है तो नो रिएक्शन होती हैं, मतलब मुड़ी भी है तो इसका मतलब कोई चीज़ वहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाई। मॉडर्न कंसेप्ट ओपेरिन, जीवन का पहला स्वरूप पूर्ण विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से आया। ये प्रश्न 2-3 बार घूम के आ गया। कार्बनिक अणु से आपके रासायनिक सिद्धांत, कार्बनिक अणु से जीवन की उत्पत्ति हुई है, ओपेरॉन ने दिया था। हेल्डेन का क्या था? भौतिक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा नए नए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण बना और जिससे आपके जो है प्रकृति का फॉर्मेशन हुआ। चरण क्या थे? सबसे पहले सरल अणुओं का निर्माण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, फिर जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, फिर आपके न्यूक्लियोप्रोटीन बने, फिर आपके कोलाइड बने, फिर आपके प्रोजीव बने, उसके बाद में आधुनिक बने और बाद में यूकैरियोट्स का निर्माण हुआ। परंतु याद रखना है कि जो कार्बनिक जो पदार्थों हैं उससे आपके जीव का निर्माण हुआ है। मिलर व मोरे के प्रयोग थे। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 3 प्रकार की गैसें प्रकृति के अंदर। अनुपात पहले यहाँ पे कुछ आपने भी गलत लिख रखा होगा तो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस, पर इसको क्लियर कर लेना आप कि अमोनिया में ए आता है, एक का मतलब 1 रखना, बाकी जो बच गए वो 2। तो अनुपात है मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन 2:1:2 के अंदर था ये। इन सबको डाल के उबलते पानी से भाप प्रवाहित की, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर टंगस्टन से इलेक्ट्रोड स्पार्किंग करवाई तो यहाँ पर इस प्रकार की चीजें बनी। इसका मतलब क्या था? देखो मिलर ने क्या बताया था कि प्रकृति के अंदर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैसेज रही होंगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा होगा, बिजलियां चमकी होंगी, ऐसे कुछ स्पार्किंग हुई होगी तो जाके कुछ अमीनो अम्ल बने होंगे, ऐसा उसने सोच के फिर एक्सपेरिमेंट किया। एक बीकर लिया, एक्सपेरिमेंट आपके 12th क्लास में दे रखा है। एक बीकर लिया था, बीकर के अंदर इन गैसों को डाला, ठीक है। उसके बाद में डाल के उबलते पानी मतलब भाप प्रवाहित की, जलपास प्रवाहित की इस पे, और यहाँ पर 800 डिग्री का टेम्परेचर रखा और टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से स्पार्किंग करवाया तो देखा गया कि क्या मिला उसको, एलानिन, ग्लाइसिन, ग्लिसरीन, ये भी आ सकता है क्या क्या मिला था। यहाँ पे अलग 3 ऑप्शन दे दें और फिर क्या कर दे, एक ऑप्शन अलग दे दे, तो आप इसको याद रखना है। ये अमीनो अम्ल यहाँ पे मिले थे, इसको नोबेल भी मिला था। ऐसी क्रिया ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हुई होगी, ऐसा इसने बताया था। फादर ऑफ इवोल्यूशनरी कंसेप्ट एम्पिडोक्लिस। धीरे धीरे क्रमबद्ध विकास हुआ है, पादप पहले आए थे, जंतु बाद में आए थे। ट्रिक ने पास की वोल्टेज थ्योरी ऑफ प्री फॉर्मुलेशन दिया था। बुफोन ने बताया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति और वातावरण प्रभाव, ट्रिक फोन से वातावरण पर प्रभाव। इरेमस डार्विन, चार्ल्स डार्विन के दादाजी थे, इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति को समझाया था। मेन पॉइंट ऑफ थ्योरी कौन है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपके लेमार्क आया था, जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क 1809 के अंदर। जिराफ की गर्दन वाला यहाँ पे एक्सपेरिमेंट था। लेमार्कवाद के आलोचक कौन थे? मार्कवीज, ट्रिक, क्यूवियर, बिजमैन, ये जर्म प्लास्ट थ्योरी उन्होंने दी थी। डिटर्मिनेशन नव लेमार्कवाद आया था, टॉस में ट्रिक, टावर, समनर और मैकडुगल। ये लेमार्क का सिद्धांत आप सब लोगों को जो आपके पता ही है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत क्या कहता था? ये कहता था कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण उपार्जित होते हैं। जिराफ है, उसको लगा कि मेरी गर्दन है
वो छोटी पड़ रही है छोटे जीवों को, छोटे जो प्लांट है उनको खाने के लिए, तो वो ऊंचे पेड़ पे चढ़ने लगे, उनकी गर्दन लंबी हो गई। मतलब ये कैरेक्टर उसके अगले पीढ़ी में आ गए, गर्दन लंबी और उसके आगे के पैर लंबे, ऐसा हो गया। लेकिन जब फिर और वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया कि चाइना के अंदर जो पैर होते हैं वो औरतों के बड़े होते हैं, तो उनको लोहे की जूतियाँ पहनाई जाती हैं। लेकिन आज तक ऐसा कोई औरत पैदा नहीं हुई जिसके पहले से आपके पैर छोटे हों। हिंदू धर्म के अंदर आपके नाक कान छिदवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी लड़की पैदा नहीं हुई जिसके नाक कान पहले से छिदे हुए थे। मेंढक की पूंछ है, जो आपके चूहे की पूंछ है, वो कई पीढ़ियों तक काटी गई, उसके बाद भी जो अगला चूहा आया वो उसकी पूंछ वैसी की वैसी थी। मतलब इन सब एक्सपेरिमेंटों से लेमार्कवाद को है वो आपके जो एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस का सिद्धांत ये था, उसको बोला जाए तो इसको विरोध किया था। उसके बाद में डार्विन आया था, नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत दिया था। बीगल जहाज से इसने गैलापागोस द्वीप की यात्रा करी और डार्विन फिंच के ऊपर अध्ययन किया। बुक इसकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थी और इस समय अफेड रसेल वाले ने भी डार्विन जैसे रिजल्ट निकाले थे। इसने मलाया आर्कपेलेगो आइलैंड पर काम किया था। इसका क्या कहना था कि कोई भी जीव सबसे पहले अपनी एग्जिस्टेंस के लिए क्या करता है, स्ट्रगल करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है सबसे पहले, जैसे आप क्या कर रहे हो, 67 पोस्ट हैं और करीबन 20,000 लोगों ने फार्म भर रखा है, तो सबसे क्या करोगे, आप अपनी स्ट्रगल करोगे एग्जिस्टेंस के लिए। फिर आप सर्वाइवल, कौन सर्वाइव करेगा, जो कि इन सभी चीज़ों के लिए फिट होगा, जिसने तैयारी बढ़िया करी है, रिवीजन बढ़िया करा है, अब मानसिकता उसकी सही है, समय पे वो सारी चीज़ें पढ़ रहा है, बिना किसी दबाव के पढ़ रहा है, अपना नेचुरल तरीके से पढ़ रहा है, उसका क्या करेगी, प्रकृति सिलेक्शन करेगी और उसके बाद में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब नई जाति का, मतलब आपका नया उद्भव हो रहा है। आप एक बेरोजगार से आप एक रोजगार वाले गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पे बनने जा रहे हैं, ऐसा आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। तो डार्विनवाद के आलोचक ट्रिक डार्विन, आव, सेज, बेडलेस, ये थे यहाँ पे समर्थक और आपके इसके विरोधी जो आ गए। थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस डार्विन की दी हुई है, कमियों को सुधारने में जो है पेंजेनेसिस सिद्धांत दिया। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नव डार्विनवाद। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन डीब्रिस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इवनिंग प्राइमरोज पर किया था। वेगनर का वियोजन सिद्धांत और पुनरावर्तन सिद्धांत हिकल के द्वारा दिया गया था। हार्डी-विर्गुन सिद्धांत आया था, साम्यावस्था का सिद्धांत है। यदि किसी बड़ी जनसंख्या में उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, जीन प्रभाव, विचलन ना हो तो आबादी में रैंडम मेटिंग हो तो विभिन्न जीवों की अपेक्षिक आवर्ती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है। ये एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इसके द्वारा दिया गया था, आप इसको इजीली कर सकते हो। नेचुरल सिलेक्शन आता है, एक प्रकृति नेचुरल सिलेक्शन करती है, 3 प्रकार से स्थितियाँ हो सकती हैं। एक होता है स्टेबिलाइजिंग, मतलब रेंज है उसको आपने क्या कर लिया, स्टेबिलाइजेशन कर दिया। एक डायरेक्शन चेंज कर दी और आप एक 2 प्रकार के ग्राफ बन गए, ग्राफ झुक गया, उसको डिसरप्टिव ग्राफ बोला जाता है। यहाँ पे 3 प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं, ए, बी और सी। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस देखा गया तो तुलनात्मक आकारिकी, समजात अंग व समवर्ती अंग, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। समजात अंग उनको बोला जाता है जिनकी संरचना सेम है, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, हंस पड़ी, इस प्रकार का ट्रिक है इसकी, HSSFDDE। मनुष्य के हाथ, घोड़े की अंगुली, अगली टांगे, चमगादड़ के पंख, वेल के फ्लिपर, ये क्या आते हैं, होमोलोगस, मतलब इनकी संरचना सेम होती है। संरचना सेम भी कौन सी, आंतरिक और बाह्य, 2 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट और आपके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आंतरिक संरचना की बात हो रही है यहाँ पर, बाह्य संरचना हो सकता है अलग हो। कीटों के मुखांग हैं उनमें, और बोगनविलिया प्लांट के कांटे व कुकुरबिटा के टेंड्रिल हैं वो। इसी प्रकार से समवर्ती अंग आते हैं, एनालोगस ऑर्गन, जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, उद्भव आंतरिक रूप से और आपके कार्य समान होते हैं, उनको बोलते हैं आपके क्या, समवर्ती अंग। होमोलोगस आपके समजात अंग और एनालोगस आपके समवर्ती अंग। इवोल्यूशन में पाया जाएगा कौन सा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ पर कौन सा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि समान स्ट्रक्चर किन की होगी, जिनका उद्भव एक रहा होगा और बाद में वो अलग अलग। जैसे मान लो एक स्कूल है, जैसे स्कूल ही है, आप जिस स्कूल में काम करोगे वहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग कर्मचारी आकर स्कूल में आते हैं, सबका काम क्या होता है, काम एक है, समवर्ती एक हो गए। इसी प्रकार से आपके घर की बात करोगे तो घर में हैं 10 सदस्य हैं, सब सुबह अलग अलग तरीके से निकल गए, कोई टीचर है टीचिंग लाइन में चला गया, उत्पत्ति एक है, स्थान एक है, आप है पढ़ने चले गए, कोई दादाजी हैं वो खेत की तरफ चले गए, मम्मी जी कहीं और चले गए, तो सबकी अलग अलग हो गए। तो एक स्थान से निकल कर अगर अलग अलग स्थान पे चले गए तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया और आपके उसको होमोलोगस बोलेंगे। और अलग अलग स्थानों से आकर किसी एक स्थान पर इकट्ठे हो गए, काम समान हो गए, संरचना डिफरेंट हो गई, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पाया जाएगा।
इस प्रकार से चीज़ें उदाहरण दे रखे हैं, आपको ये याद रखने हैं। अब एविडेंस ऑफ पैलियोंटोलॉजी है ना, जो रॉक है उसमें मॉडिफिकेशन होता है, कार्बन, यूरेनियम, इनके द्वारा आपके डेटिंग विधि के द्वारा जो है फॉसिल से उनकी एज का पता किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी भी एविडेंस के रूप में काम आती हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन अपने प्रमाण हैं, 180 के लगभग हैं वो अंग हैं, वो विलुप्त हो गए, तो इसका मतलब किसी ज़माने में थे, आज विलुप्त हो गए, तो धीरे धीरे क्या है, एक तरीके से विकास होता जा रहा है, ये चीज़ें परिवर्तित होती जा रही है। परिवर्तन ही एक तरीके से, जैसे मान लो आपके घर में पुराना रेडियो पड़ा होगा, जो आपके दादाजी, आपके पिताजी इस प्रकार से चलाते थे, आप कहते हो 30-35 साल, पिताजी कभी बोलते हैं कि भाई 30-35 साल पहले मैं इसको काम में लेता था, आज उसके स्थान पर चेंज आ गया, कंप्यूटर आ गया, फिर आपके मोबाइल आ गया, फिर आपके यूट्यूब आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक इवोल्यूशन होता जा रहा है, चेंजेस आते जा रहे हैं। ये एक चेंजेस चीज़ों में है, जबकि यहाँ पर प्रकृति के अंदर चेंजेस हैं। वायरस किस प्रकार की कड़ी है, लिविंग और नॉन लिविंग, यूग्लिना प्लांट और एनिमल, पेरिपेटस एनलिडा और आर्थ्रोपोडा, न्यूप्लाइना एनलिडा और मोलस्का, आर्कियोप्टेरिक्स है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की, प्रोप्टोप्टेरस है वो आपके एम्फीबिया और पीसेस, आपके साइमूरिया है वो आपके स्काईमूरिया है वो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, एक्डेना है ना, और आपको उसको डक बिल्ड पेलिपेटस, ये रेप्टिलिया और मेमल्स के बीच की कड़ी है, MALLMALS। इस प्रकार से बीच में क्या है, आपके कनेक्टिव लिंक है। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी से पता चलता है, देखो परम कोडेटा है, उसका जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक वर्ड आता है परम, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज और मेमल। हार्ट के चैम्बर की बात करें, यहाँ पर 2, 3, 3 कंप्लीट, और यहाँ पर 4 और 4, इस प्रकार के हार्ट, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके विकास हो रहा है। पूर्वस्था, कपी के समान घने बाल, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके शरीर पे अभी बहुत सारे बाल होते हैं, तो जो कपी से होते थे, बंदरों के जैसे घने बाल होते हैं, तो पता चलता है कि अपना उद्भव है वो आपके बंदरों से हुआ होगा। इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन भी एक प्रकार का प्रमाण है। नॉन कोडेटा से अपन कोडेटा तक पहुंचे हैं, इसका मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उद्विकास होता जा रहा है। वेरिएशन की बात करते हैं तो जीवों में अलग अलग प्रकार के वेरिएशन देखने को मिलते हैं। एक आता है आपके कंसेप्ट ऑफ आपके स्पीसीज, जाति की जो अवधारणा है वो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ आपके स्पीसीज, डीम वर्ड आता है, जाति के छोटे छोटे समूह जिनके मध्य आनुवंशिक समानता होती है तो अंतर्द्रवण की समानता होती है, परंतु भौगोलिक पृथक्करण होते हैं, उसको डीम बोलते हैं। एक रेस, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आप इनको देख लेना। सिबलिंग है, स्पेशिएशन होता है, पृथक्करण होता है जाति का। तो एलोपेट्रिक स्पेशिएशन मतलब डार्विन फिंच, भौगोलिक बाधाएं आ गई, एक स्थान से अलग अलग स्थान तक चले गए, एलोपेट्रिक स्पेशिएशन। सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन, प्राकृतिक आपदाओं के कारण से भिन्न आवास हो गया, एक जंगल है, एक जंगल के अंदर जीव रह रहे हैं, बीच में से नदी गुजर गई, तो आधे जीव इधर रह गए, आधे जीव इधर रह गए, कई वर्षों बाद में आपस में जननी नहीं कर पाते, इसका मतलब उनमें क्या आ गई, आपके सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन आ गया। और पैरापेट्रिक स्पेशिएशन मतलब बहुत दूर दूर जीव सेम है, लेकिन एक साउथ में है, एक नॉर्थ में है, इसका मतलब उनमें फिर भिन्नताएं पाई जाएंगी। ह्यूमन का इवोल्यूशन भी याद रखना है आपको, क्योंकि आपके किताब में दे रखा है NCERT के अंदर। तो ड्रा HHNS याद रखना है। ड्राइपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और आपके होमो सेपियंस जो आ गए हैं, ठीक है। ड्रायो एप के जैसे होते हैं, मानव के जैसे ये रामा है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलो फलों का भोजन करते थे, पत्थर से शिकार करते थे। पहला मानव शाकाहारी जैसा आपके होमो हेबिलस है, होमो इरेक्टस है, मांसाहारी हो गया। इनके अंदर दिमाग की कैपेसिटी कैसी कैसी थी वो याद रखना है आपको। HHNH के अंदर रखना है। होमो हेबिलस के अंदर 600 सीसी, उसके बाद इरेक्टस के अंदर 900 सीसी, आपके निएंडरथल के अंदर 1400 और होमो जो सेपियंस है अभी वर्तमान में उनमें 1600 सीसी का आपके ब्रेन जो है। ये डबल आ गया पेज, कोई थोड़ा सा लास्ट का पेज है वो डबल आ गया था। इस प्रकार से जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाला मैटर है, जिसको आपने एक वीडियो के अंदर फटाफट क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया, आपने इसको देख लिया, इसको आपने समझ लिया। आप अगर आगे देखें अपन तो इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ये मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, आप इनको यहाँ से देख लेना। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के जो पुराने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं ये टेलीग्राम पे पड़े हैं, यहाँ इनका वीडियो बनाया हुआ मैंने, आप अगर उनको भी देखना चाहो, मैं यहाँ पर अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा इन पे, है ना, तो आप इनको ये देख लेना। एक 2011 का पेपर है, इसके अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वो नेचुरल सिलेक्शन वाला है।
उसके बाद में ये आपके एक क्वेश्चन डाले हुए हैं। संतति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, ये सब एक क्वेश्चन है जो आपको टेलीग्राम पे मैंने डाल रखे हैं। यूनिट 5 जेनेटिक्स लिखोगे तो यहाँ पे PYQ आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो आपके ऐप के ऊपर आपको मिलेंगे, डालेंगे। आज ही प्रैक्टिस कर लेना उनकी। तो मैं अभी इस वीडियो के बाद में आपको ऐप पे जाओगे तो आपको जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।